वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है अमित किलोर और इंटरनल सिक्योरिटी की इस सीरीज में मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 8 लेकर आ रहा हूं। आज हमारे लेक्चर में हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अर्थात संगठित अपराध के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो फोकस है पिछले सारी की सारी सीरीज में इंटरनल सिक्योरिटी यानी भारत की आंतरिक सुरक्षा पर किस किस प्रकार का खतरा हो सकता है उसके ऊपर है। हम जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, हम नक्सलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, हम और भी कई सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। आज उसमें से हम उठाएंगे संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और उसका और आतंकवाद का क्या रिलेशन है, टेररिज्म कैसे रिलेटेड हो गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, एंड साथ ही साथ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग से टॉपिक है जो कि इन दोनों इश्यूज से रिलेटेड है। सो वी विल डिस्कस स्लाइटली कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है क्या नहीं है। हर बार की तरह मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो या कोई अप्रिसिएशन हो या कोई सजेशंस हो मेरे वीडियो से रिलेटेड या स्टडी आईक्यू के वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें जरूर बताइएगा। आई विल पर्सनली रीड देम एंड आंसर देम। सो विदाउट मच अडो लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे। इंटरनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो आप देख रहे हैं, मुझे यकीन है आप लोग ऑलमोस्ट ये सारी की सारी मूवीज देख चुके होंगे, हो सकता है एक आधी छूट भी गई हो। ये जितनी भी बॉलीवुड की जो मूवीज हैं ये सब की सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर बेस्ड है और भी बहुत सारी है, अकेले नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है बॉलीवुड के लिए मूवीज बनाने के लिए। यूजुअली जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का असली गढ़ था एक समय में मुंबई था, क्योंकि वहां पर मॉडर्न इंडिया का जो माफिया है वो जन्म लिया था, तो इसीलिए वहां पर और भी इस प्रकार से रिलेटेड मूवीज सीरियल्स में भी आपने देखा होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या एक बड़ी पुरानी मूवी थी जो कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर बनी थी। रईस अभी ये तो आपने रिसेंटली देखी होगी। वास्तव अगेन ये भी काफी पॉपुलर है। सरकार आपने देखी होगी। ये इस मूवी का नाम मैं भूल गया परंतु ये दाऊद की सिस्टर के ऊपर बनी थी। शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला। कंपनी एक पुरानी मूवी है, शायद आपने देखा हो ये भी। अब तक छप्पन, बहुत सारी मूवीज हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर बनी है। अगर आप ये मूवी देखी है और बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी तो आप संगठित अपराध के बारे में कुछ ना कुछ जरूर समझते हैं और जानते हैं। मतलब कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का हमारे लिए याद करने के लिए और समझने के लिए सबसे सरल टॉपिक होगा, सबसे आसान टॉपिक होगा। परंतु सवाल यह है कि अगर आपने मूवीज देखी हैं तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? समझने में, कॉन्सेप्चुअली समझने में, मूवी देखने में और एक जो एकेडमिक डेफिनेशन होती है उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है, राइट? चलिए हम फोकस करेंगे आज अनअकैडमी की तरफ, अकेडमी की तरफ, बेसिकली कि अकेडमिकली आप कैसे आंसर लिख पाएंगे। आज की हमारी क्लास का जो एजेंडा होगा, पहले हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑथेंटिक लीगल डेफिनेशन, क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ने कैसे डिफाइन किया हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो अलग अलग इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनके साथ क्या क्या कनेक्शंस है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है, इनके साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस प्रकार से कनेक्टेड है, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है। फिर हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग पर। ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक पैसा कमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है, और जो ये पैसा होता है जो ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया जाता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फनल किया जाता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग। ये जो सारे काम होते हैं कि जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो क्राइम कर कर, अपराध कर कर जो पैसा कमाता है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करता है। ये सारे काम, ये जो सप्लाई की जाती है ये किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली वही है जो ये शब्द कह रहा है। लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग होता है कपड़े धोना, है ना, लॉन्ड्री करना यानी कि कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसों को धोना, यानी ऐसा धन जो कि काला है उसको धोकर सफेद कर देना, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस। तो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस का एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडिया हम समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, यानी कि जो पैसा इलीगली या इलिजिटिमेट तरीकों से कमाया जाए उसको धो के, साफ करके, कई तरीकों से व्हाइट मनी में कैसे बदला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। एग्जैक्टली वही वर्ड है जो कि कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पर पैसे धोने के काम आता है।
इसके साथ साथ इन सब चीजों से लड़ने के लिए जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है और जो ये टेररिज्म का इशू है, इनके लिए हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट कानून हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, और दूसरा मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे, हल्का सा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है और क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले फोकस करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है ये बताएंगे पहले, उससे समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसे सपोज कीजिए किसी ने चेन चुरा ली, चेन छीन कर भाग गया, या शॉप लिफ्टिंग कर दी। ठीक है, किसी दुकान पे गए, किसी शोरूम पे गए और कुछ सामान चुरा लिया, कोई मोबाइल फोन चुरा लिया। ये जो क्राइम होता है ये यूजुअली अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा संगठन चल रहा है जो कि एक चेन चुराने का काम करता है। वो गैंग होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो आर्बिट्रली और इर्रेगुलर क्राइम करते हैं। एक हफ्ते में 2-3 चेन चुरा ली, फिर हो सकता है 2-3 महीने तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इस प्रकार से। लेकिन एक बात को फोकस रखेंगे ध्यान पे कि जरूरी नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ये जो चेन स्नैचिंग का जो है, इसको ऑर्गेनाइज में नहीं बदला जा सकता। बट यू अंडरस्टैंड कि ऐसा काम जो कि इरेगुलर हो रहा होता है और कुछ 2-3 लोग, 1-2 लोग अकेले भी मिलके करते हैं। हो सकता है कोई एक अकेला चेन स्नैचर हो जो कि चेन स्नैच करने का क्राइम करता हो, लेकिन उसका किसी और दूसरों के साथ दोस्ती ना हो, संगठन ना हो। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन में सबसे पहले बोला जाता है अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ 3 और मोर पर्संस। यानी कि अगर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आना बहुत ही मुश्किल है। ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन होती है कि 3 लोग तो होने ही चाहिए, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन है। 2 तो दोस्ती हो गई। तो जब जय और वीरू कर रहे थे तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कहा जाता, उसको नॉर्मल क्राइम माना जाता, क्योंकि वो दोनों थे और वो अकेले करा करते थे, दोनों मिलके, अकेले नहीं, 2 मिलकर किया करते थे, तो ऑर्गेनाइज नहीं। लेकिन जब वो 3 लोग मिल जाते हैं किसी के साथ, जैसे गब्बर था, अब गब्बर का तो जो संगठन था आपने देखा था, गब्बर के संगठन में सांबा भी था और भी बड़े सारे से लोग खड़े रहते थे उसके साथ, वो था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डेकॉइटी का। For a period of time and acting in concert with the aim of committing serious crimes or offenses to obtain directly or indirectly financial or other material benefit। यानी कि 3 से ज्यादा लोग जब एक कॉन्सर्ट में काम करते हैं, एक पर्पस के साथ, एक प्लानिंग के साथ, और सीरियस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब सीरियस क्राइम कमिट करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है पैसा या किसी प्रकार का मटेरियल बेनिफिट पाना। जैसे कोई गाड़ी चुराने वाला कोई गैंग है, तो 4-5 लोग मिलके प्लान करते हैं, 2 लोग जाके रेके करके आते हैं कि भाई कहां पर गाड़ी, कहां पर कैमरा नहीं लगा हुआ है। फिर 2 लोग जाके उसको, गाड़ी को रात को चुराते हैं, फिर अगले 2-3 लोग और मिलके उसको कहीं दूसरे स्टेट में बेच देते हैं। यानी 6 से 7 लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए क्राइम कर रहे हैं, मटेरियल बेनिफिट यानी कि गाड़ी, और उसको बेच के फाइनेंशियल बेनिफिट करने का। इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये एक छोटे लेवल का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे कार चोरी करना। हमें आज जो पढ़ना है, हमारा फोकस होगा बड़े लेवल के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर। आर्म्स ट्रैफिकिंग, जहां पे हथियारों की स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहां पे इंसानों की स्मगलिंग होती है। हम आज बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं वो इन जनरल टेररिज्म एक्टिविटीज से कनेक्टेड नहीं होते हैं। टेररिज्म एक्टिविटीज से यूजुअली हमेशा बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2 प्रकार का है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल, जो कि जनरली एग्जिस्ट करता था, ये सब आप देख सकते हैं। इलिसिट लिकर ट्रेड, यानी जो इलीगल शराब बेचते हैं, बेटिंग, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी और जुआ, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, जो कि रेगुलरली आप न्यूज में पढ़ते होंगे, रॉबरी, डकैती कर ली, ब्लैकमेल करते हैं कुछ मिलने के बाद, सैंड माफिया, माइनिंग माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ये वही होता है जब सुपारी, आपने सुना होगा कि सुपारी देकर किसी को मरवा दिया जाता है, पैसे देकर मरवाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पोर्नोग्राफी। ये जो सारे के सारे जो हैं ये ट्रेडिशनल होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें ट्रेडिशनल क्या है? ये आपको पता चलेगा जब आप नॉन ट्रेडिशनल सुनेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है। नॉन ट्रेडिशनल, ये अगर आप सारे क्राइम देखेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये लोकलाइज्ड होंगे हमेशा।
अगर कोई इलीगल दारू बेच रहा है तो वो एक एरिया में लिमिटेड होता है। अगर कोई बिहार में इलीगल दारू बना रहा है तो वो उसी बिहार में होगा। प्रोस्टिट्यूशन, किडनैपिंग, गैम्बलिंग, ब्लैकमेलिंग, ये एक गैंग एक लोकलाइज्ड स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल क्राइम जनरली वो क्राइम होता है जो कि ट्रांसनेशनल या ट्रांस स्टेट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, मनी लॉन्ड्रिंग, पंपिंग फेक इंडियन करेंसी नोट्स। अब जैसे फेक इंडियन करेंसी नोट्स लाना एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक लोकेटेड नहीं रहेगा, ये ट्रांसनेशनल होगा। पाकिस्तान नकली करेंसी भेजेगा, कश्मीर में भेजेगा, वो पैसा सारा का सारा देश में फैल जाएगा। तो जो मेन फर्क है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल क्राइम में, आप देखिएगा कि लोकेलिटी का फर्क है। ट्रेडिशनल क्राइम वो जो कि लोकलाइज्ड होता है इन जनरल याद रखेंगे, वैसे वो इंटरस्टेट इंटरनेशन भी हो सकता है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल हमेशा से यूजुअली काफी ज्यादा फैलाव होता है। हवाला हो गया, साइबर क्राइम। अब जैसे चाइना में बैठा हुआ कोई भी हैकर भारत में क्राइम कर सकता है, साइबर क्राइम, हैकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और ड्रग्स स्मगलिंग। ये बेसिकली मेन फर्क है ट्रेडिशनल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। अगर आपसे किसी भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सो यू विल गिव अ डेफिनेशन कि 3 से ज्यादा लोग जब साथ में कंसर्ट में काम करते हुए कोई सीरियस क्राइम करते हैं फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट के लिए, definition, and then you will define कि there are 2 types of crime, organized crime, one is traditional, one is non traditional। traditional में आप 2-3 चीजें लिख देंगे कि जैसे कि prostitution rackets हो गए, illegal liquor smuggling हो गई, और non traditional में आप लिखेंगे साइबर क्राइम हो गया, हवाला हो गया, फेक इंडियन करेंसी फैलाना हो गया। बहुत ही सरल है। फिर दोबारा से एक इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ए कैटेगरी ऑफ ट्रांसनेशनल, नेशनल और लोकल। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो हर तरीके से हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, पूरे नेशनल का भी हो सकता है और ट्रांसनेशनल भी हो सकता है। हाईली सेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइजेज रन बाय क्रिमिनल्स टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटी ऑलवेज फॉर प्रॉफिट। मोस्ट कॉमनली क्या, पैसा ही कमाना उनका उद्देश्य होता है, दूसरा कोई खास हो नहीं सकता है। कुछ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं। अगर टेररिस्ट ग्रुप एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की ही डिस्टिंक्शन है, राइट। टेररिस्ट ग्रुप कोई अलग तो है नहीं कि वो क्राइम नहीं कर रहा, क्राइम कर रहे हैं लेकिन एक अलग तरीके का ही क्राइम, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्राइम होता है। चलिए, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किया है, जो कि हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली है, उसी का सेम टू सेम क्या कहते हैं कहना है, लेकिन इसको आप एमसीक्यू के ध्यान से पढ़िएगा कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली 3 लोगों का ग्रुप, ये फर्स्ट कंडीशन है कहते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने के लिए। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने के लिए 3 लोगों का ग्रुप जो कि रैंडमली नहीं फॉर्म होना चाहिए। जैसे कई बार अगर हम बात बताएं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप होगा दैट इज एक तरीके से वो प्लान्ड है, वो रैंडम नहीं है, हमने मिलकर डिसाइड किया है कि हम वहां पर पीडीएफ शेयर करेंगे, तो इसीलिए उसको रैंडमली नहीं माना जाता है। ग्रुप ऑफ 3 और मोर पर्सन जो कि रैंडमली फॉर्म नहीं हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम, ये सेट नहीं है कि क्या पीरियड ऑफ टाइम होता है, कोई भी हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल। एक्टिंग इन कंसर्ट, कमिटिंग एटलीस्ट 1 क्राइम पनिशेबल बाय एटलीस्ट 4 years ऑफ इनकार्सरेशन। यानी कि जब 3 लोग मिलकर ऐसा क्राइम कर देते हैं कि 4 साल की जेल तो होनी ही होनी है, तो ये बन जाता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल और अदर मैटेरियल बेनिफिट। ये तो हम बिल्कुल क्लियर ही बात है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो दोनों चीजें कंडीशन है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। अब कोई भी काम करने जाओ, छोटे से छोटा काम 3 लोगों से ऊपर ही होता है, ठीक है, तो ये आसान है। टाइम थोड़ा सा इसके अंदर एम्बिगुअस है, हो सकता है 2 महीने का भी, हो सकता है 2 साल का भी नहीं। तो असली जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज की डेफिनेशन है वो यहीं से आती है कि जब वो ऐसा काम कर देते हैं कि 4 साल की जेल होनी तय हो जाती है, ऐसा क्राइम। कई क्राइम होते हैं, जैसे अगर आप कुछ चोरी कर लेते हैं तो 6 महीने की जेल होती है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर लेवल के ड्रग्स पाए जाते हैं, सपोज कीजिए आपके पास मारिजुआना पाया गया 1 ग्राम से कम, तो जेल होगी 6 महीने की। 1 ग्राम से ज्यादा तो जेल हो जाएगी 1 साल की। इस प्रकार से तो अब 1 साल की पाई गई तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। पर सपोज कीजिए आपके पास किसी ने मारिजुआना पकड़ लिया, किसी क्रिमिनल के पास 100 किलो मारिजुआना अर्थात गांजा जो होता है, नारकोटिक्स जो होता है, 100 किलो। अब 100 किलो पे भाई 1 साल की सजा थोड़ी ना होगी, 100 किलो पे तो सजा भी बड़ी होगी, सपोज कीजिए 4 साल की होती हो। तो ऐसे में अब और उसके 2-3 और साथी पकड़े गए, तो अब ये बन रहा है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑब्वियसली वो जो नारकोटिक्स का जो ट्रेड कर रहे होंगे वो फिनेंशियल उसके लिए ही कर रहे होंगे। टेररिस्ट एंगेज करते हैं,
रिपीट द फोकस। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा पे सबसे बड़ा खतरा क्या है? आतंकवाद। अलग अलग तरीके का आतंकवाद है भारत में। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, वो भी एक प्रकार का आतंकवाद है। नक्सलिज्म एक प्रकार का आतंकवाद है। जम्मू एंड कश्मीर एक दूसरे प्रकार का आतंकवाद है। और हिंटरलैंड आतंकवाद, यानी भारत के जो दूसरे हिस्सों में अलग अलग प्रकार का आतंकवाद है। ये सारे के सारे जो आतंकवादी ग्रुप होते हैं, उग्रवादी जो ग्रुप होते हैं, ये एंगेज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। भाई जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनके लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा आएगा कहां से? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ग्रुप इनको जाके, कोई भी आदमी इनको जाके, इनका सपोर्टर इनको जाके चेक लिख के दे देगा। ऐसा नहीं है। इनको अपना काम चलाने के लिए अपराध का सहारा लेना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, फेक इंडियन करेंसी के द्वारा, सुपारी किलिंग के द्वारा, एक्सटॉर्शन के द्वारा, ये सारे के सारे मेन तरीके हैं जिससे टेररिस्ट इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज सपोर्ट हो जाए। तो देखिए एक फर्क देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हमने मूवीज देखी हैं, सरकार जो मूवी हो गई, या फिर रईस जो मूवी हो गई, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी हो गई, इन सारी मूवीज में जब आपने अपराधी को देखा, जो यूजुअली हीरो ही हुआ करता था उस मूवी का, वो जो अपराधी होता है वो क्राइम कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या अपनी पर्सनल बदला, दुश्मनी लेने के लिए, बचपन में कोई बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने के लिए। लेकिन वो कोई आतंकवादी हमला नहीं करने के लिए तैयार था। यहां पर फर्क यही है कि आतंकवादी जिसका सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस गोल है, इन मूवीज में जितने भी प्रोटेगनिस्ट होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं, उनका कोई सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस गोल नहीं है। उनके सिर्फ पर्सनल और फाइनेंशियल गोल होते हैं। यही फर्क है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में फर्क क्या है? ये होते हैं पर्सनल और फाइनेंशियल गोल के लिए। या तो बचपन में किससे दुश्मनी है उसका बदला लिया जा रहा है मूवीज के अकॉर्डिंग, या फिर फाइनेंशियल, पैसा कमाना असली मेन उद्देश्य है। टेररिज्म का होता है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल। असली में मतलब कि अगर फर्क बताना होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में क्या फर्क है, यही फर्क है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो टेररिस्ट होते हैं वो यूजुअली सेम नेटवर्क स्ट्रक्चर पर ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों की जो एक्टिविटीज हैं वो आउटसाइड द लॉ है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो दोनों को ढूंढ रही हैं। ठीक है, वो दोनों को ही पकड़ेंगी, अगर कहीं मिल गए तो दोनों ही पकड़े जाएंगे, दोनों ही जेल में जाएंगे, दोनों को ही कोर्ट सजा सुना देगी। तो ये एक दूसरे के साथ अपना काम शेयर करने लग जाते हैं। टेररिस्ट जो होते हैं इन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के अंदर छुप के रहते हैं, जहां पर गवर्नमेंटल कंट्रोल थोड़ा कम है और लॉ की एनफोर्समेंट नहीं हो पाती है, या बॉर्डर थोड़े से ओपन बॉर्डर है, वहां पर बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं। वहां पर इन दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ज्यादा बनकर उभरती है। एक डिफरेंसेस समझते हैं, 3 डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के अंदर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। असली है मीन्स और एंड्स पर। ठीक है, आतंकवादियों का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ओवरथ्रो करना एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, स्टेटस को बदलकर। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी क्या करना चाहती है? कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करना चाहती है, यानी कि कंप्लीटली गवर्नमेंट बदल देनी है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या करना चाहती है कि भाई वहां के कुछ एरियाज है, नागालैंड हो गया, बोडोलैंड हो गया, अलग राज्य बनाना चाहती है अपना, या तो ऑटोनॉमी चाहती है या बिल्कुल देश से अलग हो जाना चाहती है। वहीं पर हमने जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ा था तो भी हम यही जानते हैं कि नक्सलिज्म का जो उद्देश्य है पावर ग्रहण करना है बंदूक के दम पर, और एक पीपल्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है। तो ये है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ये प्लान नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्लान होता है एक पैरेलल इकोनॉमी बनाना। वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करना चाहता। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको पुलिस से प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट कुछ भी चलती रहे, हमारे इलीगल काम करना है, वाइल को एग्जिस्टिंग विद द एग्जिस्टिंग वन। कोई अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो सर्कमस्टेंशियल होता है, पर ये सिर्फ कन्वीनियंस की वजह से है। कोई उनको रिवीजन नहीं करना है, उनको गवर्नमेंट से पॉलिटिकल उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, उनके लिए इकोनॉमिक उद्देश्य है। यही फोकस है मेन फंडा वन। सेकेंडली, टेररिज्म बाय लॉ वायलेंट मींस हिंसा का प्रयोग करता है। कोई भी आप आतंकवाद की हिस्सा देखे, वो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वो हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु जो ऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है उनका मेन उद्देश्य नॉन वायलेंट रहना होता है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ने पर वो थोड़ी सी बिलिजरेंस भी दिखाते हैं, गोली वोली चला देते हैं पुलिस के ऊपर, परंतु इन जनरल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शांति का प्रयोग करता है। वो चाहते ही नहीं शांति को डिस्टर्ब करना, बल्कि ये जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले कि जितनी ज्यादा वो
अपराध करेंगे पुलिस के अगेंस्ट, उतना उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, राइट। तो हाँ, अगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के 2-3 गुट बन जाए, 2-3 एक ही एरिया में 2-3 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स फंक्शन करने लग जाए, तो एक दूसरे के साथ वायलेंट हो सकते हैं फुल टू फुल। उस समय पूरे का पूरा वायलेंस पे उतर जाएंगे, गैंग वॉर्स जिसे कहा जाता है, जो कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बीच में, छोटा राजन के बीच में, सॉरी, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, ये दोनों पहले दोस्त काम किया करते थे, परंतु उसके बाद अलग हो गए और इनके बीच में गैंग वॉर शुरू हो गई मुंबई अंडरवर्ल्ड में, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड स्प्लिट हुई थी 1993 के धमाकों के बाद, और एक दूसरे के बहुत सारे लोग मार दिए। तो ये बात है, दूसरा फर्क है वायलेंट मीन्स का। और तीसरा, आतंकवाद पूरा का पूरा पॉलिटिकल है, कंप्लीटली पॉलिटिकल। ऑब्वियसली बीच में रिलीजियस, रीजनल, नेशनल सेंटीमेंट्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल सेंटीमेंट्स होते हैं, परंतु ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकोनॉमिक। तो ये अगर आप देखें, आपके जो सिलेबस है, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या अखबार पढ़ते हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो इकोनॉमिक वाला चैप्टर है वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट है। उनको वही फर्क, उनको बस पैसा कमाना है, इलीगल तरीके से कैसे भी कमाया जाए। और जो टेररिज्म है उनके लिए बेसिकली पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, आइडियोलॉजिकल हो गया, रीजनल हो गए, नेशनल सेंटीमेंट्स हो गए, एथनिकल सेंटीमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे आतंकवादियों के लिए इंपॉर्टेंट आते हैं। तो ये फर्क होता है इनके बीच में। चलिए शुरुआत कर, आगे बढ़ने से पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देख लो क्या क्या होता है। वैसे तो ये सारी की सारी बातें आप जानते हैं, ठीक है। जो मूवीज के बारे में जिन्होंने मैंने बताया आपने सब देखा होगा, किसी न किसी मूवी में गोल्ड स्मगलिंग भी देखी होगी। पुरानी मूवीज जो अमिताभ बच्चन की आती थी उसमें वो सोने के बिस्कुट की स्मगलिंग बड़ी हुआ करती थी, हाँ, डॉन में थी। ह्यूमन स्मगलिंग, इस पर थोड़ी कम मूवीज देखी होंगी आपने। आर्म्स ट्रैफिकिंग आपने नॉर्मली समझते होंगे। ड्रग्स ट्रैफिकिंग की भी आपने काफी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। नारकोटिक्स अर्थात ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन, मारिजुआना, इस प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं इनकी स्मगलिंग होती है ट्रांसनेशनल और ट्रांस स्टेट भी, ठीक है। फेक करेंसी, इसके बारे में मूवीज आपने कम देखी है, फेक करेंसी, लेकिन नकली पैसा आप जानते पहचानते भी है। हो सकता है किसी न किसी दिन आपका कहीं आप कभी बैंक में गए हो और आपके पास एक आधा कोई नकली नोट हो जो कैंसिल भी हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं मिला भी होगा किसी दिन। किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन, ये तो बहुत होता है, आपने देखा ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जानते हैं आप मूवीज के द्वारा। साइबर क्राइम, अभी रिसेंट की पिछले 5-10 सालों की मूवीज में आपने डेफिनेटली जरूर पहचाना होगा साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आपने देखा है, परंतु मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा क्राइम है जो कि पहचानना मुश्किल होता है ना। जैसे मूवी में अगर आतंकवाद को दिखाना हो तो एक बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा दिखा दिया जाएगा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक, कई सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, परंतु आप समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है कि काले धन को सफेद धन करना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहता है, यानी मनी को धो दिया, यही तरीका, उसके ऊपर से काला रंग उतार के सफेद रंग रह गया, ये वाली बात होती है। मैरीटाइम पायरेसी, ये जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने मूवी देखी होगी एक अंग्रेजी, वही है मैरीटाइम पायरेसी, कि समुद्र में जब भी कोई जहाज जाता है उस पर कुछ डाकू लोग जो होते हैं अटैक कर देते हैं और जहाज पे कब्जा कर लेते हैं, कुछ भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, फिरौती भी मांगते हैं आजकल। CBRN स्मगलिंग, इस शब्द को याद करेंगे हम, क्यों, प्रीलिम्स के लिए काम आएगा किसी भी एग्जाम के। CBRN स्मगलिंग ये क्या है, क्योंकि ये आप पहली बार सुन रहे हैं। CBRN स्मगलिंग केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस की स्मगलिंग, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग जिनका हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इन जनरल जो ट्रेडिशनल आर्म्स होते हैं, बंदूक होते हैं AK-47, उनसे अलग हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस, इन चीजों में जो स्मगलिंग करते हैं। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले नहीं कर सकते, या तो इसको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, या टेररिस्ट ग्रुप ही कर सकते हैं, ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल। ध्यान रखेंगे CBRN स्मगलिंग क्या होती है। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में भी, ये भी आप जानते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इलीगल बिजनेस, तो करेंसी काउंटरफिटिंग, साइबर क्राइम, ड्रग प्रोडक्शन, फ्रॉड होता है अलग अलग प्रकार का, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, मास मार्केटिंग फ्रॉड, वैल्यू एडिड टैक्स फ्रॉड, ये मतलब सारे के सारे फिनेंशियल व्हाइट कॉलर क्राइम है। इलिसिट वेस्ट ट्रैफिकिंग, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम भी होता है, ये सब व्हाइट कॉलर क्राइम है। माइग्रेंट स्मगलिंग ये नहीं है, ये बेसिकली नॉर्मल क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी क्राइम, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग, आर्म्स की ट्रैफिकिंग, एंडेंजर्ड स्पीशीज की भी ट्रैफिकिंग, स्पोर्ट्स में भी करप्शन, स्पोर्ट्स करप्शन जैसे कि जो बैटिंग सट्टेबाजी होती है, आपने केसेस भी सुने होंगे भारतीय क्रिकेट के साथ, कि जब पूरा बड़े डॉन होते हैं या इलीगल जो बैटिंग का जो नेटवर्क चलाते हैं, वो क्रिकेटर्स को पैसा दे देते हैं कुछ आउट हो जाने के लिए, रन बनाने के लिए, तो स्पोर्ट्स करप्शन उसका पार्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे
जितने भी आपको बताया गया ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टाइप। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये सारी की सारी एक्टिविटीज करता है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि जो ये 5 है, पहले 5, ये जनरली आतंकवाद से जरूर एसोसिएटेड रहते हैं, ये जरूर रहते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बाकी भी होते हैं याद रखिएगा, परंतु इन जनरल नारकोटिक्स, आर्म्स, ह्यूमन स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, फेक करेंसी, ये तो आतंकवाद से कनेक्टेड है ही है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि कोई फेक करेंसी सप्लाई कर रहा है लेकिन वो सिर्फ क्राइम के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं पता चलेगा कि दूर दूर जाकर कहीं टेररिज्म से भी कोई कनेक्टेड होगा। बाकी दो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब हो सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक कर देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में और ड्रग ट्रैफिकिंग में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के और आतंकवाद के क्या क्या संबंध हैं, कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स ग्रुप के बारे में आप नहीं जानते, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और हमारे हिंटरलैंड टेररिज्म के बारे में आप जानते हैं। फिर भी समझिए कि हमारे उत्तरी पूर्व भारत में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं, और ऑलमोस्ट सातों की सातों जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं सब में है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, असम में, सबके अंदर, नागालैंड में, सब में मिलिटेंट ग्रुप है। वो एक काइंड ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल सरकार है, भारत सरकार है या राज्य सरकार है, वो तो है ही है, साथ ही साथ एक अंडर में एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलती है। तो डायरेक्टली लोगों से पैसा जरूर कलेक्ट करते हैं किसी प्रकार से, या तो एक्सटॉर्शन करके, या धमकी देके, या प्रोटेक्शन मनी करके। प्रोटेक्शन मनी वो जो हफ्ता होता है कि भाई अगर आप हमें हफ्ता नहीं दोगे तो हम आपको ही पीटेंगे, मूवीज में देखा होगा आपने। मनी डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। अच्छा, जो गवर्नमेंट फंड्स जाती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या कोई सोशल इनिशिएटिव के लिए, वो भी किसी न किसी प्रकार से मिलिटेंट्स को पहुंची जाती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट करप्शन है वो भी बहुत ज्यादा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, वो जनरली इलीगल ड्रग्स, आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बेसिस पर पैसा कमाते हैं। रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्ट वाला, जैसे अब हम भारत की तरफ यहां पे देखें, नॉर्थ ईस्ट पे, यहां पर बांग्लादेश लगा लेगा, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहां पर असम हो गया। ठीक है, इसलिए क्यों? क्योंकि यहां पर चाइना है और यहां म्यांमार है, और जो ये बॉर्डर है पूरा का पूरा हिमालयों से भरा हुआ है, तो इसको सिक्योरिटी फोर्सेस को इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड से आने वाले ड्रग्स बड़ी आसानी से एंटर कर पाते हैं, और भारत से इलीगल आर्म्स या फिर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत आसानी से हो जा सकती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स हैं वो 3 चीजों में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इलीगल आर्म्स, इलीगल ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तीनों की तीनों। कुछ इसके इनफेमस एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोरहे और दी चिटागोंग हिल ट्रैक्स, जो कि कॉक्स बाजार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और आर्म्स ट्रैफिकिंग के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योग्राफिकली स्पीकिंग हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपके किसी न किसी एग्जाम में हेल्प आएगा कि ये है कहां पर। ये देखिए, म्यांमार पे इस नक्शे पे पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु ये है इंडिया और ये मणिपुर का राज्य है। मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर है मोरहे नाम का एक गांव, एक कस्बा। ठीक है, मोरहे, इससे पता चल जाएगा कि देखिए मणिपुर की राजधानी इंफाल है, और इंफाल से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो बिल्कुल बॉर्डर पर मोरहे है। ठीक है, यहां पर आ गया म्यांमार। दोनों नक्शों को इकट्ठा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो ये मोरहे कस्बा आप समझ लीजिए, ये एकदम सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से जो भी ड्रग्स आते हैं उनको भारत में एंट्री करने के लिए यहां से बड़ी आसानी होती है, क्योंकि ये बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से पुलिस नहीं है और हिली एरिया है, बहुत डिफिकल्ट है इसको मैनेज करना। ये जो एरिया है, आप इसको तीनों को समझने की कोशिश करें, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इस एरिया को जाना जाता है गोल्डन ट्रायंगल के नाम से। ठीक है, ये तीनों के तीनों देश इंटरनेशनली और पूरे विश्व में बहुत ज्यादा ड्रग्स पैदा करने के लिए मशहूर हैं। गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इन तीनों देशों को, ऐसे मिलकर ट्रायंगल की शेप सी बनती है, रफ सी शेप। दूसरा, एक और हमने अभी जो बताया, कॉक्स बाजार यानी कि चिटागोंग हिल्स, ये है बांग्लादेश में।
अब देखिए यह म्यांमार है, भारत आप देख लीजिए, नक्शा पूरा संभालने की कोशिश कीजिए, बांग्लादेश। अब ये है कॉक्स बाजार, ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए, कि जो दोनों जगह हैं भारत के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन आर्म्स स्मगलिंग के लिए पॉपुलर है। ये ज्योग्राफी के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों शहरों के नाम भी याद कीजिए, कॉक्स बाजार और मुरैन, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, अब कश्मीर में आ जाते हैं। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तरह से एंटेंगल्ड है, ठीक है, थोड़ा सा डीप है, यहां चल रहा है। कश्मीर में नहीं है उतना ज्यादा। रीजन क्या बताता हूं, देखिए, अनलाइक नॉर्थ ईस्ट ना, रिलायंस ऑन फंड्स फ्रॉम एक्सटॉर्शन एंड अदर रिलेटेड मीन्स इज मिनिमल। कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उनको एक्सटर्नल पैसा आता है आईएसआई की तरफ से, तो जो फंडिंग के सोर्सेज हैं एक्सटर्नल होने की वजह से उनको ऑर्गेनाइज क्राइम पर उतना डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट है वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक्सटर्नल फंडिंग पे, इसीलिए उन्हें सेल्फ सस्टेनेबल होने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है कश्मीर में और गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो हैं वो मिलिटेंट तक नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए वो जो उनकी कॉम्पनसेशन आती है वो यूजुअली जनरली एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा ही आती है, कई तरीके से पाकिस्तान में मोबिलाइज की जाती है, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में, और दे आर चैनल्ड थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान टू कश्मीर, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिस्ट ग्रुप है वही ऑर्गेनाइज क्राइम भी कर रहे हैं, तो जो पैसा है उनको मनी लॉन्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पैसा आया सीधा ही मेरे पास, उनके ही पास आ गया, मेरे पास नहीं। लेकिन कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ रिलेशन इतने डीप नहीं है। पैसा आ रहा है बाहर से, पाकिस्तान से, दूसरे गल्फ कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से, तो जो एक्सटर्नल मनी होता है उसको बिना मनी लॉन्ड्रिंग के टेररिस्ट ग्रुप्स तक पहुंचाना मुश्किल है। तो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना पैदा कर देती ले लेती है। हवाला ट्रांजैक्शंस के द्वारा ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इंडीड आईएसआई ड्रग मनी को यूज करती है मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए। भारत के नक्शे को इमेजिन कीजिए, भारत के पश्चिम में विश्व का एक सबसे बड़ा ड्रग्स का सेंटर है जिसको कहा जाता है गोल्डन क्रेसेंट। ये बनता है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलकर, और भारत के पूर्व में एक गोल्डन ट्रायंगल है जो कि बनता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से मिलकर। ये दोनों के दोनों एरिया, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, बहुत ही पॉपुलर है पूरे विश्व के ड्रग्स उगाने के लिए। कोकेन, हीरोइन, मारिजुआना, एलएसडी, एमडीएमए, एक्सटेसी, सारे के सारे ड्रग्स यहां पर उगाए जाते हैं, और दोनों भारत के साइड पे हैं। और दोनों के दोनों, जो नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस है, वहां से तो बहुत ही आसानी से आ जाता है, और यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला बॉर्डर है वहां से एंटर करता है। और ये जो ड्रग मनी होती है ये बाद में यूज होती है नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंसी और बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर की एक्सट्रीमिज्म है उसको सपोर्ट करने के लिए। एक और कश्मीर के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे हम, काउंटरफीट करेंसी का, FICN। टेररिस्ट आर द मेन कुरियर्स ऑफ इंडियन काउंटरफीट करेंसी इनसाइड कश्मीर विच देन स्प्रेड्स टू। तो करेंसी, काउंटरफीट करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग कश्मीर के अंदर ज्यादा स्टेप ली हुई है, ज्यादा रूट्स ली हुई है, और ड्रग स्मगलिंग और आर्म्स स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज्यादा वो ली हुई है, डीप है। ये दोनों के दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करिए, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। दो हो गया, ठीक है, पहले वाला ये, दूसरे वाला ये। तीसरा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली टेररिज्म से कैसे कनेक्ट हुआ। सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो ग्रुप्स हैं जब वो टेररिस्ट एक्टिविटी करने लग जाते हैं वो आते हैं 1993 के मुंबई ब्लास्ट के, जिससे हम एक पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत ही आसान रहेगा। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे जब एक क्राइम कार्टल ने टेररिस्ट एक्टिविटी को प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। क्राइम कार्टल का नाम डी कंपनी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि क्या हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का जो इवेंट हुआ था उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पूरे देश में बहुत सारे से कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें काफी मानहानि, काफी माल की हानि हुई थी, काफी लोगों का नुकसान हुआ था। ऐसे में दाऊद इब्राहिम का जो अंडरवर्ल्ड ग्रुप
मुंबई में एक्टिव था, एज ए रिवेंज, बदला लेने के लिए उन्होंने मुंबई में टेररिस्ट एक्टिविटीज कराई थी, ऐसा उन्होंने कहा। 1993 में बॉम्बे बॉम्बिंग्स, 13 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे बॉम्बे में शुक्रवार 12 मार्च 1993 को, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंस के बाद के। ठीक है, ये एग्जाम्पल था जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आतंकवादी हमला करने लग गया था। क्लासिकल एग्जाम्पल है इस बात का। ठीक है, अटैक्स दाऊद इब्राहिम के द्वारा कोऑर्डिनेटेड थे, जो कि बॉम्बे बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, जिसका नाम है डी कंपनी, के बॉस थे। यही इनका मास्टरमाइंड था। हर प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते थे, ड्रग स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, सुपारी किलिंग, मैच फिक्सिंग, ये सब के सब काम किया करते हैं, अभी भी करते हैं। इस समय इनको आईएसआई की शय में पाकिस्तान में छुप कर रखा गया है। इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि राइट नाउ ही इज लिविंग इन पाकिस्तान अंडर द सपोर्ट ऑफ आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ये वाला था। तो ये अब यहां पर देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी आतंकवादी हमले करने लग गई, और जो टेररिस्ट हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर घुस गए। तो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक हो गए इनके गोल्स। टेररिस्ट हैं पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस गोल्स के वाले, लेकिन उनको फिनेंसिस तो इकोनॉमिक तो चाहिए, इकोनॉमिक सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट वाला है, लेकिन इनको भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए। तो दोनों के जो गोल्स हैं एक दूसरे के साथ मिल गए और एक बहुत ही डेंजरस कॉन्कॉक्शन बन गया। टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग मेन तरीका है पैसा कमाने का। देखो, आर्म्स की जो इलीगल स्मगलिंग है वो लिमिटेड होगी भी। टेररिस्ट है, सपोज कीजिए 100 आतंकवादी है, तो 100, 200, 300, 400, 500 गन खरीद ली, खत्म, उसके बाद तो ओवर हो गया। लेकिन ड्रग्स जो हैं वो सिविलियंस को बेचे जा सकते हैं। तो जो ड्रग्स का बिजनेस है वो बिलियन 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 डॉलर्स का हो सकता है। सो द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न फ्रॉम द ड्रग ट्रैफिकिंग कैन सस्टेन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईयर्स टू कम। इसीलिए आतंकवाद और ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत ही गहरा रिश्ता हो चुका है। जो वैसे हमने आपको पहले बताया था कि भारत के पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ओपियम इस गोल्डन क्रेसेंट से उगता है। दूसरा, गोल्डन ट्रायंगल, जो कि भारत के पूर्व में है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का काफी हिली टेरेन है। ट्रैफिकर्स को ड्रग स्मगल करने में बड़ी आसानी रहती है, ढूंढना उनको मुश्किल होता है। आप एमसीक्यू की नजर से पहचानेंगे गोल्डन क्रेसेंट में कौन से 3 देश हैं और गोल्डन ट्रायंगल में कौन से 3 देश हैं, दोनों को पहचानिएगा। ठीक है, और यहां से हेरोइन, ओपियम, जो ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये गोल्डन क्रेसेंट है, यहां से राजस्थान में, पाकिस्तान से पंजाब में सिंथेटिक ड्रग, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में, दिल्ली में, और फिर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाते हैं। Heroin from Golden Triangle feeds from Asia Pacific region with major transit routes to Europe and North America। और इन्हीं तीनों से पूरे विश्व में फैल रही है, परंतु भारत तो दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो भारत में उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी आपने, उड़ता पंजाब। द ड्रग प्रॉब्लम हैज ग्रोन इनटू ए सीरियस प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो उनके जो यूथ हैं उनके लिए ड्रग प्रॉब्लम एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। उड़ता पंजाब में उसी से इशू रिलेटेड दिखाया गया था। रीजन बीइंग, क्योंकि जो पाकिस्तान से डायरेक्टली जो सबसे ज्यादा ड्रग्स जो सप्लाई हो रहे हैं वो सीधा पंजाब में आ रहे हैं इलीगली। दैट इज वन, एंड सिमिलरली विद द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। चलिए, इन सब चीजों से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट। ये स्लाइड आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, एग्जाम के कंसर्न से हिसाब से ये छोटे से 25-30 वर्ड लिखे हुए हैं, इसी स्लाइड पर फोकस करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सब ना कॉन्सेप्चुअल है, आप सोचेंगे तो आप लिख सकेंगे, ये थोड़ा सा याद करना। विश्व में संगठित अपराध से निपटने के लिए एक सिंगल ओवरआर्किंग कन्वेंशन है, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और 3 प्रोटोकॉल हैं, इन तीनों प्रोटोकॉल का नाम भी याद रखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सॉरी, UNTOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। UNTOC इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ये है। और इसकी 3 सब प्रोटोकॉल हैं, ट्रैफिकिंग इन पर्संस, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले पर्संस की ट्रैफिकिंग नंबर 1, नंबर 2 माइग्रेंट्स की, और नंबर 3 फायर आर्म्स की। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है, 3 प्रोटोकॉल है, मतलब कि सब कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल उसी के साथ ही अटैच्ड है, सप्लीमेंटल है। तो सबसे पहले ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये होता है नॉर्मल इंसानों की स्मगलिंग। दूसरा ट्रैफिकिंग इन माइग्रेंट्स, स्लाइटली सा डिफरेंट है, माइग्रेंट के और पर्सन्स की स्मगलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म, यानी जो आर्म्स स्मगलिंग होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए है। जो भी देश इसको साइन कर लेते हैं वो अपने देश के अंदर जो कानून है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनाने लग जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है, आप सोचिए, अगर कभी आपको कोई बताया जाता है कि भारत ने ये कन्वेंशन साइन कर ली, यूनाइटेड नेशंस की ये कन्वेंशन, या यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन बहुत सारे देशों ने साइन कर ली, उसका अर्थ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस की जो ये कन्वेंशन है, इसके अंदर काफी सारे से प्रावधान है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए। ये जब कोई भी देश इस कन्वेंशन को साइन करता है तो वो अपने देश के कानूनों को इस प्रकार से बनाता है या चेंज करता है या उसके अंदर मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करता है कि वो इसके अकॉर्डिंग हो जाए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी ऐसा संगठित अपराध जो कि कई नेशंस में फैला हुआ है। तो एक देश इंडिया, दूसरा देश जापान, तो ये दोनों अगर इसके मेंबर हैं यूएन कन्वेंशन के, तो ये दोनों देश, जापान और इंडिया, भारत, अपने देश के कानूनों में ऐसा बदलाव लाएंगे कि अगर जापान का कोई क्रिमिनल हमारे यहां पकड़ा गया तो हम उसे पकड़ लेंगे उसके कहने पर, हमारा कोई वहां पकड़ा गया तो हम पकड़ लेंगे, उनके जो इलीगल क्राइम से जो प्रॉपर्टी बनी वो उसको मतलब ऐसा होगा कि हमारा क्रिमिनल जापान में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। तो इससे सारे देश इकट्ठे मिलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुकाबला कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडे, इसमें से सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और बाकी 3 प्रोटोकॉल कौन से सप्लीमेंट करते हैं इसको, पर्सन्स वाला, माइग्रेंट्स वाला और फायर आर्म्स वाला। आइए मनी लॉन्ड्रिंग पे आ जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं कि बेसिकली जो वर्ड लॉन्ड्रिंग है एग्जैक्टली वही मतलब है इसका वहां पर, ठीक है, कोई अलग से कोई बात नहीं है, वही मतलब है लॉन्ड्रिंग, यानी कपड़े। लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्री करवानी, कपड़े धोना। आप खुद भी कई बार लॉन्ड्री करते हो, लेकिन आप धोते हैं कपड़े। जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, कपड़ों पैसों को धोना। ये एक प्रोसेस होता है जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो कि सीरियस क्राइम के द्वारा ऑब्टेन्ड होती है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग या टेररिस्ट एक्टिविटी के द्वारा, उसको लेजिटिमेट बनाना, उसको ऐसा दिखाना कि ये बड़े ही कानूनी तरीकों से बनाई गई है। इस प्रोसेस को, जिससे डर्टी मनी क्लीन मनी दिख जाए, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। काले धन को सफेद धन करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, राइट? भाई किसी ने अगर 50 करोड़ रुपए कमा लिए ड्रग स्मगलिंग से, अब वो पैसे को यूज कैसे करेगा? कहां से आया ये पैसा? बैंक तो पूछ लेता है कैसे आया पैसा, सैलरी कहां से है, कोई रेंट आया था, कुछ और बिजनेस करते हो, इलीगली कहीं पे भी 50 करोड़ रुपए जमा कराओगे, इमीडिएटली आपसे सरकार पूछेगी ये पैसा आया कहां से है। काला धन, इसीलिए पकड़ा जाता है। लेकिन उस चीज का एक प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, जिसको बेसिकली इलीगली सफेद कराया जा सकता है। अब एक ही प्रोसेस है, मैं आपको 3 अलग अलग डिफरेंट डायग्राम्स के द्वारा दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम, मनी लॉन्ड्रिंग का, जब पहले पैसा इकट्ठा करता है, टैक्स क्राइम, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, ड्रग्स, थेफ्ट, ब्राइबरी, करप्शन, मतलब किसी भी प्रकार से, सपोज कीजिए काला धन आ गया, कोई भी तरीका है सोर्स ऑफ इनकम। 3 याद करना है ये, प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, मनी लॉन्ड्रिंग में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों वर्ड याद करेंगे। नंबर 1 प्लेसमेंट, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 इंटीग्रेशन। और आसान है। प्लेसमेंट मतलब कि पहले उस काले पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में रखना। लेयरिंग मतलब उसके ऊपर कुछ ऐसा लेयर चढ़ाना कि वो उसका कालापन दिखना बंद हो जाए। और उसके बाद इंटीग्रेशन, यानी कि जो लेजिटिमेट इकोनॉमी है उसके अंदर काले धन की इंटीग्रेशन।
प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि क्रिमिनल जो होता है इन सारे पैसों को किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल सिस्टम में जमा कर देता है, कैसे भी करके। कभी अनराउंडेड फॉर्म में जमा करवा देता है, 35,000 रुपये करके, 2,000 रुपये करके, 97,000 रुपये करके, 8,36,000 रुपये करके, ताकि कोई ऐसे शक ना करे कि भाई राउंडेड अगर 10 करोड़ जमा होंगे तो डाउट हो जाएगा, ठीक है। कैश डिपॉजिट करा के उसके बाद लेयरिंग। अब जब पैसा जमा होता है तो उसकी लेयरिंग होती है। लेयरिंग का क्या मतलब है, उसको कई सारे उसके अंदर उसके कनेक्शन बना दे। जैसे कि एक पैसा एक जगह जमा कराया, फिर उसको वायर ट्रांसफर ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दिया दूसरे देश में, दूसरे देश से किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया, किसी और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन से किसी को ऐसा बोल दिया कि भाई हमने तुमसे कुछ सामान खरीदा है तो इसके पैसे ले लो, सामान खरीदा नहीं। अलग अलग तरीके से उस पैसे को लेयर कर दिया जाता है वायर ट्रांसफर के द्वारा। दूसरे कैश डिपॉजिट, एक बैंक अकाउंट से कैश डिपॉजिट को विड्रॉ करके दूसरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। क्योंकि अब ये वाला पूछेगा तो इसको तो कहना आसान है कि वो वहां से विड्रॉ कराया हुआ है, और ऐसे 2-3 बार कर दे तो वो जो कनेक्शन है वो इतना लंबा हो गया कि ट्रेस करना मुश्किल हो गया। बिटवीन स्प्लिट एंड मर्ज बिटवीन बैंक अकाउंट, इस प्रकार से कई तरीके से लेयर किए जाते हैं। और फिर होता है इंटीग्रेशन। फिर नकली लोन, कैपिटल गेन्स, डीड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर डिस्गाइज ओनरशिप ऑफ एसेट्स। मतलब कि हो सकता है कि किसी ने कोई बिल्डिंग खरीदी हो किसी जगह पर, लेकिन डिस्गाइज्ड है, यानी खरीदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहां पे किसी नॉर्मल बिजनेस के द्वारा खरीदी दिखाई देगी। क्रिमिनल फंड्स यूज्ड इन थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, वही वाला डर्टी मनी कलेक्ट करो, फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करो, एक बैंक को ट्रांसफर करो, वायर ट्रांसफर कर दो दूसरे बैंक में, फिर वो किसी को लोन दे दो, फिर वो किसी को इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट कर दो, और धीरे धीरे इसी पैसे से जब ये हो तो लग्जरी एसेट खरीद लो, इन्वेस्टमेंट खरीद लो, और वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करा दो। लर्न वंस मोर, 50 करोड़ रुपए आपके पास इलीगल आ गए। आप बैंक में जमा कराएंगे, 10-15 बैंक अकाउंट लेके थोड़े थोड़े पैसे जमा करा दिए, ठीक है। उसके बाद उन्हीं बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे बैंक अकाउंट्स में। इन दूसरे बैंक अकाउंट से पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओवरसीज, कहीं पर बहामास के या फिर मॉरिशियस के बैंक अकाउंट्स में। मॉरिशियस के बैंक अकाउंट से आप सारा का सारा आपका 50 करोड़ रुपए पैसा इधर उधर फनल वनल करके थोड़ा बहुत खर्चा आएगा 10-15 लाख रुपए का, और 50 करोड़ रुपए पहुंच गए मॉरिशियस। अब मॉरिशियस से आप किसी भारतीय किसी कंपनी को लोन दे देंगे, भारतीय कंपनी को लोन दे देंगे, या फिर बाहर मॉरिशियस में ही एक कंपनी बनाकर उस पैसे को एक्सटर्नल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बना के भारत में डाल देंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बना के भारत में डाल के भारत के शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वही 50 करोड़ रुपए जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट वापस मॉरिशियस चला जाएगा। मॉरिशियस चले जाने पे वो प्रॉफिट हो गया आपका। अब वो 50 करोड़ रुपए टोटली वाइट हो चुके हैं। अब आप उसको कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि लोग करते हैं आतंकवादी हमले के लिए। पहले फाइनेंशियल सिस्टम में लाओ, उसके बाद उसको लेयर कर दो ताकि ओरिजिन ऑफ फंड्स का पता चलना मुश्किल हो जाए, और उसके बाद लेजिटिमेट तरीके से, यानी कि टेंजिबल रिसोर्सेज, रियल एस्टेट खरीद के, कंपनीज खरीद के, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको लेजिटिमेट कर दो। और ये पूरा का पूरा तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, अर्थात डर्टी मनी को व्हाइट मनी में कैसे बदला जाए, क्लीन मनी में कैसे बदला जाए। ये मेन तरीका अपनाया जाता है पाकिस्तान ISI के द्वारा पैसे को इलीगली, जो ड्रग मनी होती है, उसको टेररिस्ट ग्रुप्स को फनल करने के लिए। सेम नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म में भी ऐसा, नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंसी के द्वारा भी ऐसे किया जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में भी होता है, थोड़ा कम है वहां पर, परंतु है हर जगह, हर क्राइम पे। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता ही होता है। और ये इन सब के साथ हटा लो तो जो करप्शन मनी है, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, याद रखिएगा, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के इशू बनते ही है। चलिए, एक और तरीका होता है इसी तरीके का, राउंड ट्रिपिंग, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया अभी तक। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। दिस इज अ वे टू मनी लॉन्डर, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग शब्द से समझ लिए, एक ट्रिप है जो कि राउंड लग गई है, मतलब एक पैसे को बाहर भेजा गया फिर वापस ले आया गया, और इस पूरी की पूरी ट्रिप में जो काला पैसा है वो सफेद हो जाता है। क्या होता है, तरीका क्या है, देखिए। ब्लैक मनी जो जनरेट होती है भारत में, उसको ट्रांसफर कर देते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होता है, टैक्स हेवन,
ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर टैक्स नहीं लगता है या बहुत कम लगता है, 0%, 1%, 0.5%, तो उन कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। ऐसे दो तीन कुछ आइलैंड कंट्रीज है, जैसे मॉरिशस हो गया, बहामास हो गया, लैंकेस्टीन हो गया, आयरलैंड हो गया, इन कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। इनके जो टैक्स के कानून है वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही लाइट है। मतलब कि अगर आप वहां पर कंपनी बनाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा 0.1%, 1%, 2%, 0%, ऐसे इस प्रकार से वो रखते हैं टैक्स। जैसे भारत में अगर आप कंपनी बनाएंगे तो अभी आपका इनकम टैक्स है, आप काफी सारा इनकम टैक्स कटता है। अगर आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाएंगे तो 33% आपकी इनकम जो है वो टैक्स में चली जाएगी। ऐसा इन टैक्स हेवन कंपनीज में नहीं होता है, ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज है। तो भारत में जो इलीगली पैसा कमाया जाता है वो इन टैक्स हेवन कंट्रीज में भेज दिया जाता है। यहां पर कॉर्पोरेट लॉज वीक है या कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यहां पर एक कंपनी सेटअप की जाएगी टैक्स हेवन में इस काले पैसे से। तो काला पैसा बाहर भेजा और वहां पर एक कंपनी बना दी, सपोज कीजिए XYZ कंपनी बन गई मॉरिशियस में, ठीक है। पैसा आया था, ये लाल पैसा है, ये लाल वाली जो लाइन है इलीगल पैसा है, गया मॉरिशियस में, यहां पर एक कंपनी बना दी। ये मनी वापस भेज देंगी भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा कि ये तो मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रही, कोई माइन पे, कोई प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा है, लगा दिया। अब सोचिए यहां पर जब माइन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे पैसा लगेगा तो कुछ प्रॉफिट बनेंगे, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो रिकूप होती है। वो इन्वेस्टमेंट, वो जो प्रॉफिट होगी वो वापस चली जाएगी मॉरिशस, क्योंकि उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है अलग अलग देशों के बीच में। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस यानी कि 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो वहां पर अगर 1% टैक्स लग गया तो हम भारत में उस पैसे पर टैक्स नहीं लगाते हैं, ये कह के कि जब वहां पर 1% लग चुका है तो फिर यहां पर कैसे लगेगा। तो यही प्लान होता है। मॉरिशस में पैसा भेजा, वहां पर कंपनी स्टैब्लिश की, वो कंपनी स्टैब्लिश करके भारत के शेयर मार्केट में पैसा डाला गया। शेयर मार्केट में जब प्रॉफिट हुआ या जब किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 1% लग चुका है। और हर देश के साथ एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, 2 बार टैक्स की अवॉइड करना है। वो सारा का सारा प्रॉफिट वापस मॉरिशस चला जाता है और फिर वो पैसा पूरा का पूरा वाइट हो चुका, क्योंकि अब तो प्रॉफिट करके कमाया है। ये डाउन ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका होता है ये वाला, ध्यान रखिए। मतलब इस पे ये जार्गन वर्ड की तरह डेफिनेशन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने 2015 में अपने जो प्रीलिम्स था उसमें राउंड ट्रिपिंग की डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं कानून पे। 2 कानून है सिंपल से, ठीक है, भारत देश में बहुत ही आसान आसान है, नाम ही समझना है, बेसिक समझना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक कानून बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है। ये है, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है जरा हमें ये बताइए। और दूसरा हम एक बार मकोका का एक बार सुनेंगे कि मकोका क्या होता है, ठीक है। महाराष्ट्र ने एक कानून बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग से डील करते हैं इस कानून के द्वारा। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला, टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करने दी जाएगी। दूसरा, टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड थ्रू लॉन्डर्ड मनी। लॉन्डर्ड मनी का अभी अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, क्या कर रहा है, जब मनी को, काले को सफेद करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद जो सफेद पैसा होता है वो रियल एस्टेट, मतलब टेंजिबल सोर्सेज, टेंजिबल यानी कि एकदम हार्ड, पता चल जाएगा कि यहां पे इन्वेस्टमेंट हो रखी है, रियल एस्टेट पे हो रखी है, कंपनीज खरीदी जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खरीदे जा रहे हैं, उसकी टेंजिबल इन्वेस्टमेंट होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ में यह लिखा गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव हो जाती है, अगर पता चल जाता है कि ये लॉन्डर्ड मनी के द्वारा सामान खरीदा गया है, तो उस पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा और कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। लॉजिकल है, तभी तो फायदा होगा। दूसरा, टू डील विद एनी अदर इश्यूज कनेक्टेड, इसके अलावा और कोई भी इशू हो जाए, चाहे राउंड ट्रिपिंग का हो, चाहे वो कोई इलीगल तरीका हो और कोई तरीका हो, उससे वाला। तो पहले वाला मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट खरीदा जाएगा उसको सीज कर लेंगे। किसी ने लॉन्डर्ड मनी से गाड़ी खरीद ली 2 करोड़ रुपए की, भाई अगर पकड़े गए और प्रूव हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई है तो वो गाड़ी सीज हो जाएगी, कॉन्फिस्केट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट गोज। इसके अंदर प्रीलिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो पीएमएलए एक्ट है इसको कौन चलाता है। इसको चलाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कि सर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो सुशांत सिंह का जो सुसाइड केस था उसमें भी इंक्लूडेड था, उसमें पीएमएलए का कोई मुद्दा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। याद करेंगे, आपको मालूम है ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, ईडी जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वित्त मंत्रालय के तहत आता है और इसके दो काम हैं। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फीमा को अप्लाई करता है, ये दोनों को एनफोर्स कराता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फॉरेन से कोई इलीगल पैसा ना हो, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं 2002 में ये कानून बनाया गया था। इन दोनों को एक्ट करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। हम ये बात पे फोकस करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आंतरिक सुरक्षा के जितने भी मुद्दे हैं वो गृह मंत्रालय के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। हेंस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक मंत्रालय हैंडल करता है मेन इशू, परंतु आंतरिक सुरक्षा बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। वित्त मंत्रालय भी उसके अंदर इंक्लूडेड है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए या फेमा एक्ट जो होता है उनको एनफोर्स कराता है। फोकस करेंगे, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक आज लास्ट का टॉपिक मकोका, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। जितनी भी क्राइम की मूवीज देखी हैं आप जानते हैं कि सर 90% मुंबई में बेस्ड है। अजय देवगन भी जो मूवी है वंस अपॉन इन मुंबई सर, वो भी मुंबई की है। सत्या भी मुंबई की है, डॉन वाली मुंबई की है, एक ऋषि कपूर की थी, एक रणदीप हुड्डा की थी, वो सब की सब मुंबई में ही थी। दाऊद इब्राहिम के ही ऊपर मूवी बनती है सर। कंपनी भी मुंबई में थी, और कौन कौन सी मुंबई में थी, अब तक 56 भी मुंबई में ही थी। क्यों? क्योंकि वो एक समय पे 1990 के दशक में वो गढ़ बन गया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। दाऊद इब्राहिम और जो छोटा राजन थे वो दोनों के दोनों मुंबई में ही ऑपरेट किया करते थे। इसीलिए मकोका महाराष्ट्र ने इस स्कर्ज से निपटने के लिए बनाया महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्ट। सिंपल बात थी, इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, द पीनल एंड द प्रोसीजरल लॉ, और जो उसके एडजुडिकेटरी सिस्टम है, वो इनएडिक्वेट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कर्ब करने के लिए। दे आर नॉट एडिक्वेट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक अलग लेवल का क्राइम हो चुका है। उसमें अब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम परमानेंटली क्रिमिनल रहेंगे, हमें सुधरना ही नहीं है, और तुम जो मर्जी करते रहो। एक दूसरे को मारने पे उतर जाते हैं, गोली उठा लेते हैं, पुलिस से लड़ने लग जाते हैं। ऐसी चीजों में वो इनएडिक्वेट हो जाता है। अब देखिए, सोचिए, आप अगर कुछ गलती करते हैं, अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी तो आपको इमीडिएटली फाइन भरना पड़ता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे 2000 रुपये भरना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बार भी फाइन भर देंगे, आप उस बात को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ फाइन के द्वारा ही आपने देखा कि मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता हूं क्योंकि इसका मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब कि इसका मतलब जो ऑर्डिनरी कानून है वो एडिक्वेट है ट्रैफिक लॉज को फॉलो कराने के लिए, राइट। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब हो जाता है, दे हैव डिसाइडेड टू गिव अप कंप्लीटली, ऑलवेज फंक्शन बियॉन्ड द लॉ। उनके लिए थोड़ा सा कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बनी थी, जिसको बनाया गया मकोका। अब मकोका है क्या? देखो, जो नॉर्मल लॉ होता है उसमें अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन कर दिया जाए तो उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाता है, ठीक है। वहां पर कन्फेशन का कोई रोल नहीं होता है। पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि ये अपराध आपके द्वारा किया गया है। चाहे आपने पुलिस के सामने कन्फेशन कर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट को। कन्फेशन कर दिया, आप पहले प्रूव करके दिखाइए। कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मकोका के अंदर जब कोई पकड़ा जाता है, अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने उसने कन्फेस किया अपना क्राइम, तो वो कोर्ट में वैलिड हो जाता है। इंडीड अगर वो किसी दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट भी कुछ कन्फेशन करता है तो उसको भी कोर्ट में अग्री बन जाता है। इसीलिए मकोका को बड़ा कठोर कानून माना जाता है, ठीक है। दूसरा, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती 6 महीने तक। अगर मकोका का चार्ज लग गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, तो कोई 6 महीने तक कोई बेल नहीं मिलेगी, प्रोविजनरी बेल। मकोका लिबरल बेल प्रोविजन, इसका ये ऐसा कहा जाता है, मकोका नॉट बेल बट जेल। बाकी जितने भी कानून हैं उनका लॉ उल्टा है, नॉट जेल बट बेल। मतलब कि कोर्ट जो है वो कहती है कि भाई जेल क्यों भेजना जब तक अपराध प्रूव नहीं हुआ। तो किसी भी इन जनरल
जो कोर्ट होती है वो बेल देना पसंद करती है, और किसी भी कोई अगर बहुत सीरियस मुद्दा नहीं हो तो वो जनरली बेल देगी, क्योंकि बेल उनका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि बेल देना चाहिए भाई। जब तक अपराध प्रूव ही नहीं हुआ, कन्विक्ट नहीं हुआ, तो उसको क्यों जेल में रखा जाए। मकोका का उल्टा है, नो बेल बट जेल, जेल दोगे पहले तुम, क्योंकि तुम्हें ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो। ठीक है, पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए भी 180 दिन मिलते हैं, जबकि यूजुअली नॉर्मली 90 दिन मिला करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अच्छा मकोका में विटनेसेस की भी प्रोटेक्शन पूरी की पूरी अवेलेबल होती है, जिससे उनकी आइडेंटिटी और उनके एड्रेस सीक्रेट रखे जा सकते हैं, और जरूरत पड़े तो विटनेस को कोर्ट में भी एस्टेब्लिश नहीं होना पड़ता। तो जो ऑर्डिनरी लॉज है हमारा पीनल कोड के, उनके अगेंस्ट आप देखिए कि सबसे पहले यहां पर मकोका में सीनियर पुलिस को जो कन्फेशन दिया जाएगा वो कोर्ट में एडमिट हो जाएगा। दूसरा, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं है 6 महीने तक। तीसरा, नॉट बेल बट जेल, अगर मकोका लगा है तो कोर्ट कोई बेल नहीं देती, अब तो जेल में ही रहेंगे आप। उसके बाद पुलिस को एक डबल टाइम मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, मतलब और इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिलेगा, सबूत जुटाने का समय मिल जाएगा। और दूसरा, विटनेसेस जो है उनको भी प्रोटेक्ट करने का इसके अंदर पूरे प्रावधान है। इंडीड अगर जरूरत पड़े तो विटनेस को चाहे रीजन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले कंप्लीटली विटनेस को मारने के लिए तुल जाते हैं कि जो विटनेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट विटनेस देगा हम उसे सुपारी किलिंग कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन दे दी जाती है और उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कभी कोर्ट आने की। तो कभी कभी मकोका पे जिसका चार्ज होता है उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे अगेंस्ट गवाही किसने दी थी, ये प्रोटेक्शन दिया गया मकोका के तहत। नेवरदलेस, ये सब था हमारा आज का मकोका के ऊपर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के बीच में जो लिंक्ड है उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और मकोका लॉ, इन दोनों को आप थोड़ा सा और डिटेल में जरूर पढ़िएगा। मैंने आपको काफी बेसिक में बताया है, बट इट विल हेल्प यू टू गेन एन आइडिया अबाउट इट। ठीक है, आने वाले दिनों में हम और इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज डिस्कस करेंगे। देयर आर अपकमिंग इश्यूज आर रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट, रिलेटेड टू दी साइबर टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही ज़्यादा है, उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। दैट वुड प्रोबेबली विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस सीरीज, साइबर टेररिज्म। नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म के बारे में भी एक डिस्कशन होगा, अगर वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना उसके 2 भी हो सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट विच इज अगेन एन इशू एसोसिएटेड विद इंटरनल सिक्योरिटी, तो ऐसा मत सोचिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट तो सर बिल्कुल ही अलग है, उसका क्या लेना देना, बट वो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई विल बी कमिंग, कल मैं आता हूं दोबारा। अगेन जैसा कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या कोई और क्वेश्चन है, सो प्लीज इस वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आई वुड लाइक टू हियर दैट फ्रॉम यू। इफ यू हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लास और रिलेटेड टू द एग्जाम, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम यू। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ वीडियो के जो नीचे होते हैं, एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू देम as much as possible. Thank you very much students, have a very nice day. See you tomorrow again in the next class.